एस्पिरेंट्स आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर का नेक्स्ट प्ले जूलियस सीजर की समरी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी कुछ इसमें कोटेशंस हैं जो पूछे जाते हैं, थीम्स पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो प्ले लिखा गया था 1599 से लेकर के 1601 तक। ये प्रॉब्लम लगभग हर प्ले में रही है उनके कि जिनकी डेट्स डेफिनेट नहीं रहती हैं। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस क्रोनोलॉजी याद रखनी है। उसके लिए आप विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में जाकर देख सकते हैं। पब्लिश हुआ था अपने ऑथराइज्ड वर्जन में ये प्ले 1623 में, जो कि आप जानते हैं फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश किया गया था जॉन हैबिंग्स और हेनरी कॉन्डल के द्वारा। अभी बहुत सारे उनके प्लेस ऑथराइज्ड रूप से पब्लिश किए गए थे। उनका जो मिडिल पीरियड था क्रिएशन का, लिटरेरी करियर का, उससे ये प्ले बिलोंग करता है मिडिल पीरियड में। और सोर्सेस की बात भी कर ली जाए तो सर थॉमस नॉर्थ का एक वर्क है जिन्होंने एक्चुअली उन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको किसी और लैंग्वेज से, प्लूटार्क्स लाइव्स। तो उसमें जूलियस सीजर की कहानी दी गई है, उसी से विलियम शेक्सपियर ने सोर्स बोरो किया है और एक फैंटास्टिक प्ले लिटरेरी वर्ल्ड को दिया है। ग्लोब थिएटर जो कि 1599 में ही बना था, उसमें मंचन होने वाला यह पहला प्ले था। और इस ग्लोब थिएटर में ना केवल विलियम शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस था, एक ना केवल वो एक मेजर प्ले राइट थे, एक्टर थे, बल्कि इनका इसमें शेयर होल्डर भी थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली काफ़ी कुछ फ़ायदा इनको मिला था। 1613 में ये प्ले हेनरी एथ की परफॉर्मेंस के दौरान जब उसका मंचन हो रहा था, जल गया था, आपको पता होगा। और रीबिल्ड किया गया था 1614 में, नेक्स्ट ईयर से ही। और ग्लोब थिएटर में मंचन होने वाला जूलियस सीजर पहला प्ले कहा जाता है। इस प्ले की खासियत यह है कि अभी तक आपने जो ट्रेजेडीज पढ़ी हैं इनकी, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ या किंग लियर, तो सारे नाम के हिसाब से जो हीरो है वही ट्रेजिक कैरेक्टर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जूलियस सीजर का असैसिनेशन कर दिया जाता है, उसकी उसकी हत्या कर दी जाती है जल्दी ही। और जो ट्रेजेडी होती है वो खास तौर पे होती है ब्रूटस के साथ। ब्रूटस एक नोबल मैन होता है जो कि उसका मोरल कॉन्फ्लिक्ट है। ही इज टॉर्न बिटवीन लॉयल्टी टुवर्ड्स सीजर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज नेशन। तो बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट, मोरल कॉन्फ्लिक्ट है, जो ट्रेजेडी उसकी लाइफ में होती है, तो कह सकते हैं नाम जरूर जूलियस सीजर के हिसाब से है इसका, लेकिन रियल ट्रेजेडी ब्रूटस के लाइफ में ही देखने को मिलती है हमें इस प्ले में। टीम की बात कर ली जाए तो पावर वर्सेस करप्शन, लॉयल्टी वर्सेस बिट्रेयल, जेंडर वर्सेस सब्जुगेशन, पावर वर्सेस एम्बिशन एंड केयस वर्सेस इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें इस प्ले में दिखाई गई हैं। और थीम्स की बात कर ली हमने। बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो जो कि टिट्यूलर कैरेक्टर है जूलियस सीजर, प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले, यह है प्राउड, एम्बिशियस और सुपरस्टिशियस भी रहता है थोड़ा सा। रोमन डिक्टेटर है, रोम में प्ले सेट है और ये वहाँ का तानाशाह होता है और ये राजा बनना चाहता है। और जिसको ये लोग नहीं चाहते कि राजा बने, क्योंकि रोम में राजशाही बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और लोगों को लगा कि ये राजा बन जाएगा, तो वो ना राजा बन पाए, इसलिए इसको मार देते हैं तमाम कॉन्स्पिरेटर्स मिल करके। फिजिकली भी कमजोर हैं ये थोड़े से, वीक, और चक्कर भी आ जाता है कभी कभी, नर्वस हो जाते हैं और एक कान से इनको कम सुनाई देता है। आफ्टर बीइंग मर्डर्ड, मर्डर होने के बाद भी इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है प्ले की तमाम इवेंट्स पर। सारी इवेंट्स इनके इन्फ्लुएंस में ही रन करती हैं। और ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंगशिप एंड डेमोक्रेसी। क्यों लोग मार देते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स क्यों मार देते हैं, कि वो नहीं चाहते ये तानाशाह बन के राजा बन जाए। मार्कस ब्रूटस, ये इनका अच्छा फ्रेंड होता है, सीनेटर होता है, आइडियलिस्टिक, ऑनरेबल, नेव। नेव का मतलब थोड़ा सा नौसिखिया कह सकते हैं, मासूम सा भोला वाला रहता है, जिसको कैसियस बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है। स्टोइक लीडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, जो कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र जो रचा जाता है, उस दल का मुखिया यही बनता है, लेकिन उसको कॉन्स्पिरेसी को आगे कौन लाता है? कैसियस। हिज एक्सेसिव ट्रस्ट इन अदर्स, दूसरे लोगों में बहुत जल्दी वो भरोसा कर लेता है, जैसे कैसियस और सिन्ना और तमाम जो हैं मिलने वाले, उनसे वो भरोसा कर लेता है। यही उसका ज़्यादा भरोसा ही उसकी बर्बादी की वजह बनता है। ही डिस्ट्रॉयज अननोविंगली व्हाट ही ट्राइज टू प्रिजर्व, वो चाहता है कि रोम को सीजर की तानाशाही से बचाया जाए, लेकिन वो रोम को ही बर्बाद कर देता है, क्योंकि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अगला है कैसियस, ही इज द विलेन ऑफ द प्ले।
ये बहुत ही चालाक, धोखेबाज और बहुत ही ईर्ष्यालु है। कॉन्स्पिरेटर्स में मेन चीफ यही है, क्योंकि लीडर तो मार्कस ब्रूटस को सिर्फ इसलिए बना देता है अपनी चालाकी छिपाने के लिए, जैसे अच्छाई को सबसे ऊपर रख दो और बाद में बुराई ले आओ पीछे से। ही इज वेरी प्रैक्टिकल बट अनट्रस्टवर्दी, भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। और ब्रूटस को मैनिपुलेट करने के बाद सीजर को मरवा देता है कैसियस, ये खुद भी उसमें शामिल होता है कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन ब्रूटस को मैनिपुलेट करता है। मार्क एंटनी सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है, और जब सीजर का मर्डर हो जाता है तब यह सीजर के मर्डर का बदला लेने की कसम भी यही खाता है और बदला भी लेता है। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरेटर, बहुत ही असाधारण इसके अंदर स्किल है भाषण देने की। पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपने भाषण से अपने पक्ष में कर लेता है। ऑक्टेवियस सीजर, ये सीजर के मरने के बाद आगे जो रोम का राजा बनता है, ऑगस्टस के हिसाब से इसका नाम बनता है, तो ये राजा है फ्यूचर किंग ऑफ रोम, ऑक्टेवियस सीजर। अगला कैरेक्टर है कास्का, जो कि कॉन्स्पिरेटर्स का ही एक मेंबर है, कॉन्स्पिरेसी का ही मेंबर है। ब्लंट, सुपरस्टिशियस, सरकास्टिक कैरेक्टर है, और जो एक इडियम चलता है कि जो बात समझ में ना आए तो हम बोल देते हैं कि इट वाज ग्रीक टू मी। तो काफ्का का ही वो कहा हुआ कथन है, जो बात हमको समझ में नहीं आती हम लोग बोल देते हैं इट वाज लाइक ग्रीक टू मी, मेरे लिए ग्रीक भाषा जैसा था, मेरे समझ नहीं आया। तो उस कहावत को इसने ही कहा है, काफ्का ने ही। पोर्शिया, जो कि ब्रूटस की वाइफ है, काफी इंटेलिजेंट, ब्रेव, सेंसिटिव है, और चाहती है उसका पति सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो अपने पति की अच्छाई में भरोसा करती है। लेकिन अंततः मजबूरी में जब सारे काम अगेंस्ट हो जाते हैं, शी कमिट्स सुसाइड, जलता हुआ कोयला खा के अपने आप को मार देती है। कैलिफोर्निया, ये सीजर की वाइफ है, जो कि काफी इमोशनल, और जैसे कहते हैं किसी की अंतरात्मा की पावर बहुत मजबूत होती है, तुरंत वो बोल दे तो वही बात हो जाती है, तो उस हिसाब से ये जान जाती है कि सीजर इज गोइंग टू बी मर्डर्ड। वो समझाती भी है, लेकिन सीजर उसकी सुनता नहीं है। शी लव्स सीजर, बट सीजर उसकी सारी फीलिंग्स को इग्नोर करके सीनेट चला जाता है और मारा जाता है। सूथसेयर, ये एक मिस्टीरियस प्रोफेटिक कैरेक्टर हैं, जो कि सीजर को वार्निंग देते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ पे खतरा है, तुम सीनेट में नहीं जाना, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं मानते, इग्नोर करके और मारे जाते हैं। डेसियस ब्रूटस, ये कॉन्स्पिरेटर के ग्रुप में ही है, और कैलिफोर्निया का जो सपना होता है जिसमें वो अपने आप को डराती है, थोड़ा उसको डर लगता है कि सीजर की लाइफ को खतरा है, उसको ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, मिस इंटरप्रेट करता है जानबूझ के, जिससे कि सीजर सीनेट में जाए और मारा जाए। तो कुल मिला के ये भी धोखेबाज है। सिन्हा, ये एक पोएट है, और ये बेचारे भीड़ के द्वारा मिस्टेकिंगली मारे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी नाम, एक कॉन्स्पिरेटर भी होता है सिन्हा नाम का, तो ये अपना नाम बताते हैं, भीड़ कुछ नहीं सुनती, मार देता है भीड़ इनको। तो ये भीड़ की जो एक कह सकते हैं कि थिंकिंग पावर का लॉस हो जाता है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भीड़, जब भीड़ होती है तो कुछ भी कोई सुनता नहीं, कोई अच्छा क्या बुरा, बस एक्शन होता है, चाहे दंगे हो या कुछ भी हो। बात करते हैं समरी की, तो एक्ट फर्स्ट शुरू होता है, सीजर ने एक शासक रहा है उससे पहले, पोम्पी, उसको हराया है। उसे हराने के बाद सीजर वापस रोम में आ रहा होता है, और रोम में आने के बाद लोग एकदम गलियों में खड़े हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी वहां पर ये कॉन्स्पिरेटर्स की तरफ रुझान रखने वाले दो लोग पहुंच जाते हैं, मैरुलस और फ्लेवियस। और ये लोगों को डांटने लगते हैं कि तुम लोग इतने निर्लज्ज हो, बेकार हो, पोम्पी को तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सीजर की जीत जीत की सेलिब्रेशन कर रहे हो, बहुत गलत हो तुम लोग, क्योंकि पोम्पे हमारा अच्छा शासक था और सीजर अब राजा बनेगा, तानाशाह है, ये है वो है, वो तमाम लोगों को डांटते हैं और लोगों को वहां से भगा देते हैं। इसके अलावा जो डेकोरेशंस की गई है सीजर की स्टेचू पर, उस स्टेचू की डेकोरेशंस को ये लोग तोड़ देते हैं और सारे लोगों को वहां से भगा देते हैं कि भागो यहाँ से, तो सारे के सारे लोग डर के भाग जाते हैं। अगला जो सीन है, दिखाई देता है कि सीजर जीतने के बाद एक जुलूस को लेकर के चल रहा है, वहीं पर सूरशायर पहुंच जाता है, वो फिर से सीजर को बोलता है कि जो इट्स ऑफ मार्च, इसका मतलब है 15 मार्च, इट्स ऑफ मार्च मीन्स 15 मार्च, कि 15 मार्च की तारीख में सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को खतरा है। सीजर उससे कहता है कि अरे भाई जाओ, यू आर अ ड्रीमर, तुम सपने देखने वाले हो, मैं एकदम मजबूत हूँ, स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो उसकी वार्निंग को इग्नोर करके आगे चल देता है। कैसियस ब्रूट्स भी प्रोसेसन देख रहे हैं, कैसियस ब्रूटस जो दोनों देख रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और तभी उन दोनों की बातचीत से समझ में आ जाता है ब्रूटस सीजर की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को पसंद नहीं करता है।
उसको लगता है कि सीज़र तानाशाह जैसा बन गया है और ये ऐसे काम कर रहा है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच में। तो कहीं न कहीं ब्रूटस है तो अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं जेलसी भी है जिसकी वजह से वो सीज़र को पसंद नहीं करता है। हम नहीं कह सकते कि ब्रूटस बहुत ज़्यादा नोबल है, नोबल तो है, लेकिन जेलसी भी है कि ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, ग्रोइंग पावर सीज़र की उसको पसंद नहीं आ रही। एक्चुअली सीज़र जो है, वो एक सोने के सिंहासन पे बैठता है, उसने अपनी मूर्ति बनवाई थी और रोम के देवताओं की मूर्ति के बगल में उनके बीच में अपनी खुद की मूर्ति रखवा दी थी। तो ये बात इन लोगों को समझ नहीं आई थी सीनेटर्स को, जैसे कैसियस हो गया, ब्रूटस हो गया, मारुलस, फ्लेवियस, इन सबको समझ नहीं आई थी। इनको लग रहा था कि ये राजा बन जाएगा और राजशाही रोम में थी नहीं, बहुत पहले से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सीज़र से नफ़रत करने लगते हैं। अब जब कैसियस देख लेता है ब्रूटस के विचार, तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो ब्रूटस को मैनिपुलेट करेगा, मनाएगा, सीज़र को मरवाने के लिए सीज़र को मार देते हैं जिससे कि रोम को इसकी तानाशाही से बचाया जा सके। सीज़र भी देखता है कैसियस को और वो अपने दोस्त एंटनी को बताता है एक्चुअली कि कैसियस बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है, उसकी लुक बहुत दुबला-पतला हंग्री लुक है और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कैसियस और ब्रूटस दोनों कास्का को रोक लेते हैं जो कि प्रोसेशन से आ रहा होता है और वो उससे पूछते हैं कि बताओ वहाँ क्या-क्या हुआ? तो वो बताता है कि एंटनी ने सीज़र को 3 बार क्राउन दिया और तीनों बार उसने क्राउन मना कर दिया कि नहीं-नहीं मैं बस जो हूँ जनरल हूँ वही बन ठीक हूँ, मैं राजा नहीं बनूँगा। तो इस तरह से सीज़र ने मना कर दिया। भीड़ को देख कर के उसको चक्कर भी आ गए थे वहाँ मंच पे। तो ये बातें कास्का उसको बता देता है। अब तीनों कास्का, कैसियस और ब्रूटस तीनों ही सीज़र के खिलाफ अपनी नफ़रत को बयाँ करते हैं कि ये तो तानाशाह बनता जा रहा है, हमारी सुनता नहीं है और ऐसे-ऐसे सब बुराइयाँ ढूँढते हैं। अब जो लोग किसी उच्च पद पे होते हैं कई बार, लोग उनका कुछ कर नहीं पाते तो बुराइयाँ ही करते हैं। जब ब्रूटस और कास्का चले जाते हैं, कैसियस अकेला रह जाता है। फिर वो कहता है कि मैं ब्रूटस का जो आदर्शवाद है उसका अपने पक्ष में मोड़ूँगा और सीज़र को मरवा दूँगा। वो सोचता है कि मैं फेक लेटर्स विंडो से फेंकूँगा ब्रूटस के घर में जिससे कि ब्रूटस को समझ में आ जाए कि रोमन्स क्या चाहते हैं। वो इस तरह से लेटर फेंकने वाला है, उसको लगेगा कि तमाम लोगों ने लेटर भेजे हैं कि भाई ब्रूटस साहब हमें बचा लो, आप में हमारे सर्व रक्षक हो, आप हमारे रक्षक, आप हमें बचाइए। सिर्फ़ ये फेक लेटर्स फेंकने की विचार करता है कैसियस और वो फेंकता भी है। जो थर्ड सीन है, यहाँ पर उसी रात में कैसियस और कास्का दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं फ्यूचर कॉन्स्पिरेसी को कि किस-किस को उस षड्यंत्र में शामिल किया जाए, सीज़र को मारने के लिए जो तैयार किया जा रहा है। कैसियस कास्का को बताता है कि मैंने 3 हिस्सा ब्रूटस के जीत लिए हैं, बस 1 हिस्सा बाकी है और मैं उसको जल्दी ही जीत लूँगा, मतलब मैं उसको कॉन्स्पिरेसी में जल्दी ही शामिल कर लूँगा, आप देखना। अब वो देखना नहीं चाहते कि सीज़र राजा बने, यही मेन दिक्कत यही है। हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो एम्बिशियस था, तानाशाह हो सकता है, बट इन लोगों के अंदर बहुत जेलसी रहती है, ये नहीं चाहते कि सीज़र की पावर इंक्रीज़ हो और लोग उसको पसंद करें। अगला जो सीन है, वो ओपन होता है ब्रूटस की सलीलगी से, जैसे हैमलेट में एक क्वेश्चन होता है कि वो अपने चाचा को मारे टू बी और नॉट टू बी, तो ठीक उसी हिसाब से ब्रूटस की सलीलगी है, वो चाहता है कि क्या करूँ वेदर सीज़र इज़ टू बी किल्ड और नॉट? यही क्वेश्चन उसके मन में भी है हैमलेट की तरह कि सीज़र मारा जाए या ना मारा जाए। तो वो सीज़र से नफ़रत नहीं करता है, लेकिन वह सीज़र के तानाशाही भरे रवैये से नफ़रत करता है। वो चाहता है कि सीज़र जो है, वो नॉर्मल ज़िंदगी जिए जैसा अभी तक होता रहा, वो राजा बनने की कोशिश नहीं करे। और ब्रूटस को ये भी लगता है कि एक बार जो सीज़र क्राउन अपने सिर पे रख लिया, एक बार जो राजा बन गया, तो डेफ़िनेटली उसका और ज़्यादा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, जितना तो चेंज तो पहले ही हो गया और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो भी मन में डिसाइड कर लेता है यस द ओनली सॉल्यूशन इज टू किल सीजर एंड सेव रोम फ्रॉम हिज tyranny। उसकी तानाशाही से रोम को उसको मार के ही बचाया जा सकता है। अब एक मीटिंग डिसाइड होती है कॉन्स्पिरेटर्स की और उनमें यह डिसाइड किया जाता है कि यस सीजर इज टू बी किल्ड। कैसियस चाहता है कि एंटनी को भी मार देते हैं साथ ही साथ क्योंकि एंटनी सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ब्रूटस कहता है कि नहीं नहीं, हम तो बस सैक्रिफाइसर्स हैं, मतलब हम सिर्फ किसी की आहुति दे रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, वी आर नॉट मर्डरर्स। हम सिर्फ अंधाधुंध मर्डर करने वाले नहीं है कि उसको मार दो उसको मार दो, हम तो बस सीजर को बस सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक तरह से। तो ब्रूटस की वजह से एंटनी बच जाता है और वो ये भी कहता है ब्रूटस कि एक बार जो सीजर मारा गया, एंटनी विल बी पावरलेस, इसकी ताकत खत्म हो जानी है। डेसियस ब्रूटस कहता है कि मैं सीज़र को
चापलूसी कर करके सीनेट में ले आऊंगा और वहीं पे हम उसको मार देंगे। सभी चले जाते हैं। यहाँ पर पोर्शिया आ जाती है, ब्रूटस से पूछती है कि आप इतने दुखी हैं, रेस्टलेस हैं, क्यों हैं, क्या हुआ? तो ब्रूटस पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसको सारी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा है, मुझे अपने देश की बहुत चिंता है और सीजर तानाशाह बनता जा रहा है, मैं उसको मारना चाहता हूँ और तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे कर्मों को गलत नहीं बताओगी। तो वो क्योंकि पत्नी है, उस ब्रूटस से प्यार करती है, तो वो भी उसकी बात हाँ में हाँ मिला देती है। अगला जो सीन है वो सीनेट का है, मतलब सीजर के घर पे है एक्चुअली। यहाँ पर उसकी पत्नी कैलिफोर्निया उससे मना करती है कि उसने मैंने बहुत बुरे-बुरे सपने देखे हैं। मैंने देखा है कि तुम्हारी जो मूर्ति लगी है उसमें खून टपक रहा है और तमाम गंदे-गंदे मैंने सपने खतरनाक सपने देखे एक्चुअली और मुझे लग रहा है कि तुम मारे जाओगे, तुम प्लीज़ घर पे ही रहो, मत जाओ। लेकिन सीज़र उससे कहता है कि नहीं, नहीं ज़रूर जाऊँगा, जैसे उसका एक जो फ़ेमस डायलॉग है कि काउवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर डेथ, है ना? कि कायर लोग तो मौत से पहले कई बार मर जाते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, इस टाइप से। तभी डेसियस ब्रूट्स कहता है कि नहीं, नहीं जो आपने सपने देखे हैं, अगर खून टपकते हुए देखा है, इसका मतलब ये है कि जो काम सीज़र कर रहा है, उससे लोग जो खून जो लोग पी रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी उपलब्धियों को लोग और ज़्यादा अपने आप को तरक्की पे ले जाएँगे। रोम इससे बहुत प्यार करेगा सीज़र से, तो उसके सपने को जानबूझ के वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो सीज़र से कहता है कि आप चलिए सीनेट में, आपको क्राउन दिया जाएगा, यू विल बी मेड किंग, तुम्हें किंग बनाया जाएगा। एंटनी और भी आ जाता है तमाम कॉन्स्पिरेटर्स के साथ। सीज़र उन सबको बहुत अच्छे से वार्मली उनको स्वागत करता है अपने घर पे और अगले सीन में पोर्सिया बहुत ज़्यादा बेचैन है, वो चाहती है कि जो भी हो जल्दी हो जाए, मेरा पति अगर मेरे मतलब सीज़र को मारना चाह रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे पति को सक्सेस मिले और जल्दी हो, जल्दी सब कुछ हो जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस तरह से वो बेचैनी में बहुत देर तक रहे। शी विशेस टू बी डन एवरीथिंग इमीडिएटली एंड सक्सेसफुली। अगला जो सीन है यहाँ पर सीज़र सीनेट के लिए चल देता है क्योंकि डेसियस ब्रूट्स ने उसको बहुत ज़्यादा भड़का तरह से फ्लैटरी कर दिया, अरे चलिए आपको हम राजा बनाएँगे, ऐसे-वैसे आप तो बहुत महान हैं, तमाम बातें। तभी रास्ते में सूदशायर मिल जाता है और एक और आर्टिमिड्रस ये मिल जाते हैं, ये भी कहते हैं कि सीज़र कि भाई साहब नहीं जाइए, राजा, महाराजा जो भी साहब बोलते हैं, आप नहीं जाइए, आपकी लाइफ़ को खतरा है, लेकिन सीज़र उनकी बात सुनने से लिए मना कर देता है। जैसे ही वो सीनेट में पहुँचता है, सारे कॉन्स्पिरेटर्स आ जाते हैं और 20 सीनेटर्स आए हुए होते हैं। तभी क्योंकि लड़ाई करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही होता है। तो मेटिलियस क्लाइम सिम्बर एक कोई कैरेक्टर है वहाँ पे सीनेटर या कॉन्स्पिरेटर्स का ही हिस्सा है, वो सीज़र को कहता है कि आपने मेरे भाई को जो देश निकाली दे दी थी या देश निकास बाहर कर दिया था बैनिशमेंट, उसको आप वापस ले आइए। मेरे भाई की सज़ा माफ़ कर दीजिए और उसको मैं अपने वापस बुलाना चाहता हूँ। सीज़र बहुत ही घमंड के साथ उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देता है, कहता नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं अपने डिसीज़न में उतना अडिग हूँ जितना कि ध्रुव तारा होता है, उत्तरी तारा, ध्रुव तारा, उतना ही मैं अडिग हूँ। तभी आर्गुमेंट्स होने लगता है, आर्गुमेंट्स होने के बीच ही काफ्का सबसे पहले सीज़र को चाकू मारता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब सीज़र तो वो कौन है? काफ्का। काफ्का इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब सीज़र। जैसे ही सीज़र को चाकू लगता है, गिर जाता है तमाम अलग जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, धीरे-धीरे वो सारे वन बाय वन करके सब सीज़र को स्टैब करते हैं, चाकू, तलवार जो भी है जैसे उसको पूरे उसकी बॉडी को छलनी करके उसको मार देते हैं। मरने ही वाला होता है कि ब्रूटस अपनी तलवार सबसे लास्ट में सीज़र को मार देता है। अब सीज़र की थोड़ी साँसें चल रही होती हैं, मरने से पहले वो ब्रूटस को भी देखता है क्योंकि ब्रूटस बहुत ज़्यादा नोबल मैन था, उसका दोस्त था। तो मरने से पहले वो कहता है कि एट टू ब्रूटस कि मतलब यू टू ब्रूटस, तुम भी आ गए बहती गंगा में हाथ धोने? मैं तो यहाँ से मर ही रहा हूँ, तो तुम भी आ गए इस बहती गंगा में हाथ धोने। कुल मिला के ये जो टर्म है एड टू ब्रूटस इज़ द सिंबल ऑफ अटरमोस्ट बिट्रेयल। जो धोखा दिया है ब्रूटस ने सीज़र को तो ये उस थीम को दर्शाता है। ब्रूटस और कैसियस तमाम सीनेटर्स जो कि एकदम इस मर्डर से हक्के-बक्के रह गए उनको शांत कराते हैं और उन सबसे कहते हैं कि हमने ये काम तुम्हारे लिए किया है। एंटनी को अपनी ज़िंदगी का खतरा दिखता है, वो वहाँ से भाग जाता है। अब ब्रूटस तमाम अपने कॉन्स्पिरेटर्स से कहता है कि सब लोग अपने-अपने हाथ इसके खून में धो और वही हमारे लिए सैक्रिफाइस था। उधर एंटनी एक सर्वेंट को भेजता है इन सब के कॉन्स्पिरेटर के पास, वो कहता है कि मेरी सेफ्टी का क्या? आप लोग मुझे तो नहीं मार दोगे? तो ब्रूटस संदेश भिजवाता है सर्वेंट से, कहता है कि नहीं, हमने तो बस सीज़र को मारा है, अच्छाई के लिए मारा है, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? जब एंटनी को पूरा अपना यकीन हो जाता है कि यस हिज लाइफ इज़ सेफ, तब वो वापस आता है, आकर के इन सब से हाथ मिलाता है।
ब्रूटस को बताता है कि सीजर वॉज किल्ड फॉर द गुड ऑफ रोम। दूसरी तरफ अब पब्लिक सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने की बारी होती है। तो कैसियस ब्रूटस को अपोज करता है कि नहीं, हम एंटनी को मौका नहीं देंगे कि वो पब्लिक को एड्रेस करे। लेकिन ब्रूटस कहता है नहीं नहीं, पहले हम पब्लिक को एड्रेस करेंगे, पब्लिक को बताएंगे हमने ऐसा क्यों किया, एंटनी हमारे बाद बोलेगा। कैसियस देखिए ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो जानता है कि एंटनी भड़का सकता है लोगों की भावनाएं और यही बाद में होगा भी। लेकिन ब्रूटस कहता है कि नहीं, हम तो पहले बोलेंगे, बाद में एंटनी को बुलवाएंगे, क्योंकि दोस्त की बात सुन करके पब्लिक थोड़ा शांत हो जाएगी। जब अकेले रह जाते हैं, ये सब चले जाते हैं, एंटनी जब अकेला रह जाता है, तब वो सीजर की बॉडी से बात करता है। वो कहता है कि जो भी होगा अब सिर्फ तबाही होगी और मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। अगला जो सीन है वो पब्लिक एड्रेस का सीन है, जो अगले सीन में देखने को मिलेगा। अब पब्लिक इकट्ठी है, सारे लोग मंच पे पहुंच चुके हैं। वहां पे ब्रूटस, एंटनी, कैसियस तमाम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ब्रूटस बोलता है और पब्लिक को बताता है कि हमने सीजर को मारा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उसकी तानाशाही से बचाने के लिए। सीजर वॉज ग्रोइंग एम्बिशस डे बाई डे। हर दिन वो उसकी एम्बिशंस बढ़ती जा रही थी, इस वजह से हमने सीजर को मारा है फॉर द गुड। ऐसा नहीं है मुझे सीजर से प्यार नहीं था, आई लव सीजर बट आई लव मोर रोम। मुझे सीजर से प्यार था लेकिन रोम से मुझे ज्यादा प्यार है। पब्लिक थोड़ा शांत हो जाती है। और जब एंटनी का नंबर आता है, तो एंटनी कहता है कि देखो, मैं यहाँ सीजर की सिर्फ तारीफ करने नहीं आया हूँ, बस आपको हकीकत बताने आया हूँ। और हकीकत बताने के नाम पे वो बोलता है पब्लिक से, कहता है कि कंट्री मैन लैंड योर ईयर्स, आप मेरी बात सुनिए। और सीजर ने रोम को क्या नहीं दिया, उसने ऑनर, लव, कहते हैं कि वो एम्बिशस था, उसने जो भी जीत जीती वो सारी की सारी रोम की पब्लिक को डेडिकेट कर दी। जो कुछ लाया था जीत करके आप तुम लोगों की भलाई में लगा दिया। यहाँ तक कि वो तुम लोगों की परेशानियों के साथ रोया भी था। लव, ऑनर, टीयर्स सब कुछ उसने दिया है। गरीबों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। और फिर भी तुम लोग, आप अगर नहीं सुनते हो, यू आर लाइक वुड एंड स्टोन्स, तुम लोग ऐसे हो। और अपनी ग्रेट ऑरेटरी स्किल से एंटनी क्या करता है, पब्लिक की भावनाओं को भड़का देता है। वो कहता है कि सीजर ने एक विल लिखी हुई है, वसीयत लिखी हुई है, लेकिन अब मैं उस वसीयत को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि तुम लोग तो सुनने को तैयार नहीं हो। पब्लिक कहने लगती है, अरे अरे पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे, ऐसा कैसे करोगे। तब वो फिर से वसीयत पढ़ने लगता है, सीजर के द्वारा लिखी गई। और उस वसीयत में क्या लिखा होता है कि सीजर ने इन लोगों के लिए अपना पब्लिक गार्डन और कुछ पैसे हर सिटीजन के लिए छोड़ रखे हैं। और जैसे ही पब्लिक को पता चलता है कि हर सिटीजन को पैसे दिए हैं उसने, गार्डन अपना राज रॉयल गार्डन पब्लिक के यूज के लिए खोल दिया था। सीजर तो बहुत अच्छा था। पूरी की पूरी पब्लिक भड़क जाती है और एकदम पागल होकर के वो कॉन्स्पिरेटर्स के घर एक एक करके जलाने लगते हैं। किसी तरह से ब्रूटस और कैसियस अपनी जान बचा करके भागते हैं और एंटनी ये सब देखते हुए बहुत खुश होता है। क्राउड जो भी कॉन्स्पिरेटर्स मिलते हैं उनको एक एक करके मारने लगती है। अचानक से सिन्ना पोएट मिल जाता है, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेटर का नाम भी सिन्ना होता है। भीड़ उससे पूछती है कि क्या नाम है तुम्हारा, तो बोल देता है सिन्ना। लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो कॉन्स्पिरेटर है कि पोएट है, लेकिन उसको पीट पीट के मार देते हैं। तो कुल मिला के भीड़ कभी किसी की नहीं सुनती, ये बताया गया है। अगला जो एक्ट है उसमें एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस ये तीनों मिलकर के एक त्रिशंकु बनाते हैं, जिसमें तीनों लोग मिलकर के रोम रोम पर शासन करेंगे और सीजर के दुश्मनों का खात्मा करेंगे। एक लिस्ट बनाई जाती है कि सीजर के कौन कौन दुश्मन है, उनको वन बाय वन करके मारना है। दूसरी तरफ लड़ाई शुरू होने वाली है, तो कैसियस और ब्रूटस भी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं। उनको पता है ये तीन लोग हैं, तो इनकी सेना और ज्यादा होगी। अब जो दूसरा सीन है उसमें दिखाया जाता है कि कैसियस और ब्रूटस दोनों आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कैसियस ब्रूटस से कहता है कि तुमने मेरे एक ऐसे आदमी को सजा दे दी है जो सजा के लायक नहीं था। ब्रूटस कहता है उसने घूस ली थी इसलिए मैंने उसको सजा दी थी। ब्रूटस इसके अलावा कैसियस को कहता है कि तुमने तो आर्मी में पोजीशंस बेची हैं, पैसा इकट्ठा किया है, तुम यू आर नॉट गुड पर्सन, तुमने अनडिजर्विंग लोगों को आर्मी में भर्ती कर लिया है। कैसियस कहता है कि ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो ब्रूटस कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं भी कम नहीं हूँ, समझो आई एम ऑल्सो अ सोल्जर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। मैं तुमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं, कई बार लोग फिल्मों में डायलॉग मारते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में, कि इन हाथों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, मतलब तुम्हारे हाथ में अगर हथियार है तो मेरे मुझे भी हथियार चलाने आते हैं, मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तो इस सेंस में ब्रूटस बोलने की कोशिश करता है कि भाई मारने वारने की धमकी मत दो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम उससे पहले तुम मारे जाओगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ सोल्जर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू।
कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद दोनों शांत हो जाते हैं, दोनों कहते हैं कि हाँ मेरा टेम्पर थोड़ा वैसा था, मेरा स्वभाव थोड़ा वैसा था, दोनों के बीच में सलाह हो जाती है। तभी एक मैसेंजर आता है और बताता है ब्रूटस को कि तुम्हारी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जी रही थी। अब उनको ये भी बताया जाता है कि एंटनी और ऑक्टेवियस की सेनाएं बैटलफील्ड में आ रही हैं, और जब ब्रूटस चला जाता है, कैसियस चला जाता है, एक्चुअली ब्रूटस अकेला रह जाता है, तो ब्रूटस को सीजर का भूत दिखाई देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और थोड़ा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, और भूत से वो बाद में भूत उसको कहता है कि चलो जो फिलिप्पी का मैदान है जहाँ युद्ध होगा वहाँ मिलते हैं। तो कुल मिला के जो अपशकुन है वो होने शुरू हो गए हैं, ब्रूटस को दिख रहा है कि जल्दी ही बर्बादी होने वाली है। अब दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, कैसियस और ब्रूटस। एंटनी बोलता है कैसियस ब्रूटस से कि एंटनी को अगर हमने पहले मार दिया होता सीजर के साथ साथ तो डेफिनेटली आज का दिन देखना नहीं पड़ता, तब कहानी अलग ही होती। लेकिन ब्रूटस कहता है कि हम मर्डरर्स नहीं थे, वी वर सैक्रिफाइसर्स, हमने बस सैक्रिफाइस किया था। लेकिन कैसियस उसकी बात को नहीं मानता है। अब जब आमने सामने सब आते हैं तो पहले तो शब्दों की जंग शुरू होती है, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, कायर, चालाक, मक्कार, ढोंगी ये सब बोलते हैं। और बाद में कैसियस एक्चुअली नहीं चाहता था कि वो अपनी पूरे रिसोर्सेस सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध पे लगा दे, क्योंकि अगर हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। ब्रूटस भी कहता है कि यदि हम हार गए, सॉरी, कि अगर मैं हार गया तो डेफिनेटली चेन्स में तो नहीं रहूंगा। चेन्स का मतलब मैं पकड़ा जाना पसंद नहीं करूंगा, अगर हार होती है तो मुझे भले ही ये लोग मार दे, वो ज़्यादा अच्छा है। अब लड़ाई शुरू होती है तो लड़ाई में कैसियस की सेना घेर ली जाती है एंटनी की सेना के द्वारा, और ये हार अपने सामने देख रहा होता है। जब देख रहा है कि हार सामने है तो कैसियस पिंडारस से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मार दो, और पिंडारस तलवार पकड़ता है और इस तरह से कैसियस अपने आप को उसकी तलवार पे खुद से दौड़ जाता है, मर जाता है। और मरने से पहले ये शब्द बोलता है, सीजर दाउ आर्ट रिवेंज्ड, सीजर तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। ब्रूटस को पता चलता है कैसियस मर गया है इस तरह से, और अब उसकी भी सेना के लिए पूरी सेना इधर आ जाएगी क्योंकि कुछ सेना कैसियस से लड़ रही थी। फिर भी वो पूरा अपना करेज और बहादुरी दिखाता है, उसके सोल्जर्स भी उसका साथ देते हैं। लड़ते लड़ते हालात ऐसे हो जाते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि यस अब वो भी नहीं जीत सकता है। तो अंततः वो भी मरने के लिए तैयार होता है, और वो स्ट्रेटो से कहता है कि तलवार पकड़ो। स्ट्रेटो तलवार पकड़ता है और इस तरह से ब्रूट्स भी लाइक कैसियस अपने आप पे उस तलवार पे दौड़ के अपने आप को मार देता है। एंटनी जब आता है जीतने के बाद तो ब्रूटस की तारीफ करता है कि देखिए, भले ही सारे कॉन्स्पिरेटर्स जेलस थे लेकिन ब्रूटस बहुत अच्छा था, और उसने सीजर को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए मारा था। उसने इसलिए नहीं मारा था कि उसे एम्बिशंस रही हो, जलन रही हो, लेकिन उसने सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया था। एंड ही इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल रोमन्स, और उसके लिए एक राजसी राजसी या कह सकते हैं कि राजाओं वाला एक अंतिम संस्कार का मैनेजमेंट एंटनी करता है, और इस तरह से ये प्ले खत्म होता है। बात कर लेते हैं इसके कोट्स की। तो इम्पोर्टेंट कोट्स में सबसे पहले सीन में ही फ्लेवियस बोलता है, जो लोगों को भगाता है ना वहां से, कि जाओ तुम लोग यहाँ से भागो, सीजर की जीत को सेलिब्रेट करने आ गए हो, मूर्खों दौड़ो यहाँ से। तब ये बोलता है कि दीज ग्रोइंग फीदर्स प्लक्ड फ्रॉम सीजर्स विंग विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच। कहता है उसकी जो ताकत बढ़ती जा रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के फ्लेवियस जेलसी रखता है। अब ये कैसियस भड़काने के लिए ब्रूटस को उससे सीजर के विरुद्ध भड़काने के लिए बोलता है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आर स्टार्स बट इन आर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। वो कहना चाह रहा है कि अगर सीजर बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है तो डेफिनेटली इसमें गलती हमारी है, नक्षत्रों की गलती नहीं है। जैसे होते हैं जिंदगी में कि ये नक्षत्र के हिसाब से हमारी किस्मत के हिसाब से काम होते हैं, तो वो कहता है कि नक्षत्रों की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, हमारी खुद की है। और वो इस तरह से ब्रूटस को मैनिपुलेट कर रहा है सीजर को मरवाने के लिए। सीजर जब इसको देखता है कैसियस को, तब वो बोलता है एंटनी से कि लेट मी हैव मेन अबाउट मी दैट आर फैट। वो सीजर बहुत, ये कैसियस बहुत ज्यादा दुबला पतला और हंग्री लुक वाला है, तो सीजर उसको जब देखता है तो कहता है ये बहुत ही खतरनाक है, और मुझे ऐसे लोग दो जो थोड़े हृष्ट पुष्ट हो, हेल्दी हो। ही डथ डिस्ट्राइड नैरो वर्ल्ड लाइक कोलोसस। कोलोसस जो कि बहुत ही बड़ा फिगर है, मतलब पावरफुल फिगर है, उससे ये तुलना कर रहा है कैसियस सीजर की ब्रूटस को भड़काने के लिए, कि वो ऐसे कोलोसस जैसे अपने बड़े बड़े कदमों से चलता है वैसे सीजर चल रहा है। ये उतना ज्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है।
अब ब्रूटस कहता है, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, एंड फॉर माई पार्ट आई नो पर्सनल कॉज टू स्पर्न एट हिम। तो ब्रूटस कहता है कि देखो भाई, ठीक है, मारना ठीक है उसका, लेकिन मेरा उससे कोई बहुत ज्यादा पर्सनल ग्रज नहीं है। आई डोंट हेट सीजर, आई हेट हिज वेज, उसके जो तरीके हैं उनसे नफरत है। अब वो ब्रूटस सीजर को मारने की बात पे कहता है कि लेट्स कार्व हिम एज डिश फिट फॉर द गॉड्स, नॉट ह्यू हिम एज carcass फिट फॉर हाउंड्स। वो कहता हम उसको मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे जैसे कि लाश कर दी जाती है जानवरों की जिसको कि कुत्ते खाते हो। हम उसको एक डिसेंसी के तौर पे मारेंगे, उसकी मौत डिसेंट होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज जनरल ऑफ आर आर्मी। अब ये सीजर के शब्द हैं जो कि मरने से पहले ब्रूटस को देख के कहता है कि एट टू डूट देन फॉल सीजर। कहता है कि तुम भी ब्रूट्स, मुझे तो नहीं पता था तुम मुझे धोखा दोगे, इसका मतलब कि तुम भी आ गए मुझे इस तरह से मरवाने इन सब लोगों के साथ। एम्बिशंस डेट इज पेड। ब्रूटस कहता है जब सीजर मारा जाता है तब कहता है कि एम्बिशंस डेट इज पेड, क्योंकि वो उस पर एम्बिशन का आरोप लगाता है। अब ये ब्रूटस पब्लिक को एड्रेस करते वक्त बोलता है कि नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट आई लव्ड रोम मोर। कि ऐसा नहीं था मुझे सीजर से कम प्यार था, लेकिन मेरा प्यार रोम के प्रति ज्यादा था, जिसकी वजह से सीजर को मारा गया है आप लोगों को उसकी तानाशाही से बचाने के लिए। एंटनी ये बात ही बहुत ही सरकास्टिक वे में कहता है, मजाकिया ढंग से मतलब कह सकते हैं, कहता है कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। इस बात को इतना रिपीट किया जाता है प्ले में कि लगभग ये बात हमें मजाक लगने लगती है, कि जैसे हम कहते हैं अरे आप तो बहुत अच्छे हो, अरे आप तो बहुत ईमानदार हो, आप तो बहुत ईमानदार हो। तो जब कोई बार बार कहेगा तो ऐसा नहीं लगने लगता है कि सामने वाला मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है हमारी। तो बहुत ही सरकास्टिक वे में कहता है एंटनी इस बात को कई बार। एंटनी सीजर की डेड बॉडी से बात करते हुए कहता है कि क्राई हैवक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वार। वो कहता है कि तुम तो मारे ही गए हो, अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। अब ये ब्रूटस कहता है स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली, आई डू नो यू वेल। ये जब कैसियस और ब्रूटस की आपस में बहस हो रही होती है एक्ट 4 में, तब ये बोलता है कि तुम चिल्लाओ नहीं मुझसे, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या हो। स्पीक योर ग्रीफ सॉफ्टली, तमीज से बात करो। आई डू नो यू वेल, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस कैरेक्टर के इंसान हो, मतलब मैं जानता हूं कि तुम कितने बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। ब्रूटस का ही अगला डायलॉग है, वो कहता है कि सीजर नाउ बी स्टिल, आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल। ये जब मरने वाला होता है ब्रूटस तब बोलता है कि अब तो शांत हो जाओ, क्योंकि तुमने सब बर्बाद कर ही दिया है। भूत या आत्मा से बात करते हुए कहता है क्योंकि मैंने जब तुम्हें मारा था तो मैंने आधी इच्छा से मारा था, और मेरी वो इच्छा नहीं थी जैसे बाकी लोगों की थी। सूरशायर का शब्द है जो कि उसे समझाता है सीजर को कि सीनेट में नहीं जाना। बिवेयर ऑफ द इड्स ऑफ मार्च। इड्स ऑफ मार्च का मतलब 15th ऑफ मार्च, कि 15 मार्च से सावधान रहना, लेकिन सीजर नहीं सुनता है। कैसियस ब्रूटस को बहलाने के लिए, थोड़ा और भड़काने के लिए कहता है कि मेन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स। किस्मत तो कुछ नहीं होती है, हम जो चाहते हैं वो किस्मत होती है। बात तो अच्छी कह रहा है, लेकिन गलत काम के लिए उकसा रहा होता है, उकसा भी लेता है ब्रूटस को। ही थिंक्स टू मच, सच मेन आर डेंजरस। ये सीजर बोलता है कैसियस के बारे में कि कैसियस बहुत शांत है, खामोश है, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सच मेन आर डेंजरस, ये सीजर बोलता है एंटनी को कैसियस के बारे में। ब्रूटस कहता है एवरी लाइक इज नॉट द सेम ओ कैसियस। जब ये कॉन्स्पिरेटर्स की बात हो रही होती है तो ब्रूटस कैसियस को समझाता है कि हर किसी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में मत बताओ, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ये बात सही भी है। अब ये कैलिफोर्निया बोलती है सीजर को थोड़ा आगे की बातें बताने के लिए कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन। भिखारी जब मरते हैं कोई भी हलचल कुदरती रूप में नहीं होती है। द हेवेंस देमसेल्व्स ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। और जब राजा मरते हैं तो बहुत सारी कुदरती आपदाएं, कुदरती लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप मत जाइए, क्योंकि आपकी मौत के का खतरा है, आप मत जाइए, हो सकता है आपको मारा जाए। लेकिन सीजर कहता है कि कावर्ड्स डाई, यही अगली लाइन जो है कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। शायर लोग अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। और जो बहादुर लोग होते हैं बस एक बार मरते हैं। ये बात सीजर बोलता है कैलिफोर्निया को समझाने के लिए। ये एंटनी बोलता है पब्लिक से उनको भड़काने के लिए कि यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मेन। कि तुम लोग देखो, तुम पत्थर और लकड़ी नहीं हो, तुम लोग हो, तुम समझो कि सीजर कैसे मारा गया और कैसे तमाम बातें पब्लिक को भड़का देता है।
कैसियस लास्ट में कहता है मरने से पहले, उसके अंतिम शब्द है, सीजर दाउ आर्ट रिवेंज्ड इवन विद द स्वॉर्ड दैट किल्ड दी। उसी तलवार से जिस तलवार ने तुम्हें मारा था, मैं अपने आप को मार रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। तो ये था इस प्ले का पूरा सारांश, जो कि मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।